डियर स्टूडेंट्स, हम लोग इस लेक्चर में रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को डिस्कस करेंगे। हमने पहले ऑप्टिक्स में टेलीस्कोप का डिस्कशन कवर किया हुआ है और हमने ये देखा था टेलीस्कोप में मैग्नीफिकेशन पावर कितना आता है। मैग्नीफाइंग पावर डिस्कस की थी। अब अगर आप टेलीस्कोप की हेल्प से दो स्टार्स को देख रहे हैं, लेट से आपका ये टेलीस्कोप का ऑब्जेक्टिव है, ये आपके पास आईपीस है और आप कहीं पे दूर, बहुत दूर दो स्टार्स को देखते हैं। ओके, अब ये जो दो स्टार्स हैं इनकी इमेज बनती है और ये इमेज जब बनती है आपकी, तो ये ज़रूरी है कि पीछे आईपीस से जब आप इसको दोबारा देखें तो आप उसे क्लियरली रिजॉल्व कर पाएँ। एक पॉइंट ऐसा आता है कि अगर ये स्टार्स बहुत पास हो, जैसे अभी इतनी दूर थे आप रिजॉल्व कर पा रहे हैं, थोड़ी डिस्टेंस कम हुई आप रिजॉल्व कर पा रहे हैं, पर एक पॉइंट के बाद आपका रिजॉल्व कर पाना मुश्किल होता है। आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, कितना भी मैग्नीफिकेशन ले लीजिए, कुछ भी कर लीजिए, पक्की बात है आपका एक बार अगर वो इमेजेस मिक्स हो गई तो फिर उनको फर्दर रिजॉल्व कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो जो आपके पास आई है या फिर टेलीस्कोप का आई पीस है, इसका दो पर्पज़ हैं। एक तो आपको भाई प्रॉपर मैग्नीफिकेशन दे, है ना, और दूसरी चीज़ है कि आपको जो इमेजेस बना के दे वो क्लियरली रिजॉल्व हों। ठीक है, तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स की अगर बात करें तो सिंपल सा, इट इज़ द एबिलिटी ऑफ इंस्ट्रूमेंट डिस्टिंग्विश स्मॉल डिटेल्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं, जैसे वो दूर हैं दो स्टार, तो उनको डिस्टिंग्विश कर पाए। अगर आप एक छोटी सी स्लाइड देख रहे हैं, उसमें दो डॉट देख रहे हैं, आपने एक स्लाइड पिक करी और उस स्लाइड पे आपने दो डॉट लगाए, अब वो दो डॉट आपको क्लियर नहीं हो पा रहे हैं, तो आपको सर इस माइक्रोस्कोप की रिजॉल्विंग पावर नहीं अच्छी है। इसीलिए इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स जो होते हैं वो ज़्यादा अच्छे माने जाते हैं, क्योंकि वो टाइनी से टाइनी ऑब्जेक्ट को रिजॉल्व कर पाते हैं, है ना। तो जितना आप फार ऑब्जेक्ट्स को देखते हैं, उनकी इमेजेस अगर मिक्स हो जाती है तो बाद में रिजॉल्व कर पाना मुश्किल है। डिस्टिंग्विश कर पाना एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो रिजॉल्विंग पावर को डिसाइड कर पाता है। छोटी से छोटी डिटेल या फार से फार ऑब्जेक्ट्स को अगर अलग देख पा रहे हैं तो आप बोलोगे सर इसकी रिजॉल्विंग पावर अच्छी है। अब रिजॉल्विंग पावर डिसाइड किससे होती है, तो ये रेले क्राइटेरियन है। अकॉर्डिंग टू द रेले क्राइटेरियन, minimum angular spread that can be resolved by an image forming system is limited to the डिफ्रैक्शन फिनोमेना। प्रॉब्लम यह है बच्चे कि ड्यू टू डिफ्रैक्शन, जब आप डिफ्रैक्शन की बात करते हैं तो डिफ्रैक्शन के चलते आप दो पॉइंट्स को क्लियरली रिजॉल्व कर पाते हैं, इसमें थोड़ा सा मुश्किल आता है। डिफ्रैक्शन आपको प्रॉब्लम क्रिएट करता है और जो लिमिट आती है, जिस मिनिमम एंगुलर स्प्रेड की बात हम कर रहे हैं, वो किस पे डिपेंड करती है, आपने कौन सी लाइट यूज़ करी है और क्या आपका अपर्चर विड्थ है। ओके, अकॉर्डिंग टू द रेले क्राइटेरिया, अगर आप लैम्डा लाइट यूज़ करते हो, लैम्डा वेवलेंथ की लाइट यूज़ करते हो और डी डायमीटर के ऑब्स्टिकल को, अपर्चर को यूज़ करते हो, लेंस को यूज़ करते हो, तो मिनिमम जो आपका एंगल जो आप सेपरेटली देख सकते हो उसकी वैल्यू 1.22 लैम्डा बाई डी आती है। ठीक, अब प्रॉब्लम क्या है बच्चे, मैं आपको समझाऊं तो रेले के जो क्राइटेरिया है उसके पीछे है तो बहुत अच्छे डिस्कशंस, पर वो हमारे कोर्स में नहीं है। मिनिमम एंगल जिनको आप एक नॉर्मल अपर्चर से सेपरेट कर पाते हो वो आपका 1.22 लैम्डा बाई डी आता है। हम लोग इस पर न्यूमेरिकल भी करेंगे, जरा एक बार देखें क्या चीज़ है। जब आप एक लेंस की बात करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे बच्चे एक लेंस लिया, ये लेंस था, इस लेंस पे आपने एक यहाँ पे ऑब्जेक्ट रखा और इसकी इमेज बनाई। अब लेंस आपका एक ऑब्स्टिकल को क्रॉस करके आ रहा है, इमेज बनेगी। जब हम लोग पहले इमेज बनाते थे तो सिंपल मान लेते थे सर इस डॉट की इमेज यहाँ पे आएगी, एम इक्वल टू वी बाई यू, 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f से बनाते थे। पर प्रॉब्लम क्या है कि जब लाइट जाएगी और एक सर्कुलर एक अपर्चर क्रॉस करेगी तो यहाँ पे आपकी इमेज बनेगी। ये इमेज बच्चे कैसी होती है, इसमें एक सेंट्रल मैक्सिमा आता है जिसमें मैक्सिमम लाइट होती है, वो डॉट थोड़ा स्प्रेड हो चुका है, डॉट था और उसकी इमेज ऐसी बन रही है। क्लियर, और इसके चारों तरफ लाइट इस तरीके से डिस्क आते हैं जिनको हम लोग क्या बोलते हैं, एरी पैटर्न बोलते हैं, एरी डिस्क बोलते हैं। मैक्सिमा ऑफ डिफ्रैक्शन बच्चे ये है। ओके, तो ये आपने एक डॉट लिया था, इसकी इमेज यहाँ बनी। डन। अच्छा, मान लो अगर आपके पास ये एक स्टार देख रहे थे, मान लीजिए आप एक टेलीस्कोप से स्टार देख रहे थे, तो इस टेलीस्कोप को आपने देखा तो यहाँ पे स्टार की ये इमेज आ गई, सही स्टार की ये इमेज आ गई। अभी मैं बोल सकता हूँ कि जो ये दोनों स्टार हैं, रेले क्राइटेरियन के अकॉर्डिंग जो मिनिमम एंगल ये अपर्चर सेपरेट कर सकता था उससे ज़्यादा है, तो ये दोनों स्टार्स
सब आपके अपर्चर पे जो एंगल सबटेंड कर रहे हैं वो थीटा मिनिमम से ज़्यादा है, इसलिए आपकी इमेज क्लियरली रिजॉल्व हो रही है। ये दोनों स्टार्स बिल्कुल सेपरेट दिखेंगे। आप कितना भी मैग्नीफिकेशन बढ़ाते जाइए, कम करिए, ये दोनों आपको सेपरेट दिखने वाले हैं, ठीक है। अब अगर मान लीजिए ये दो स्टार की जगह कोई और दो स्टार देखते हैं जिनका एंगल थोड़ा सा कम हो, ये दो स्टार हो सकता है थोड़ा जो वहाँ पे थे उससे थोड़ा ज़्यादा दूर हो गया। अब अगर मान लीजिए दो स्टार लेते हो और इनका अल्फ़ा एग्जैक्टली थीटा मिनिमम के इक्वल है, तो आप ध्यान से देखना, ऊपर वाले की एरी पैटर्न यह आ रहा है, नीचे वाले का एरी पैटर्न यह आ रहा है, और अभी दोनों के मैक्सिमा मिक्स नहीं हुए हैं, ये जस्ट रिजॉल्व है। देखिएगा, अगर आप इसे बड़ा करके देखिए तो मिक्स नहीं हो रहे हैं, तो आप बोलेंगे सर सिंपल से जस्ट रिजॉल्व है, ये अल्फ़ा इक्वल थीटा मिनिमम है। अगर आपका एंगल जो ये दो स्टार्स इस अपर्चर पे इस ऑब्जेक्टिव पे बना रहे, अगर अल्फ़ा थीटा मिनिमम से कम हुआ तो श्योरली ये दोनों इमेजेस मिक्स हो जाएंगी। और फिर आप कितना भी मैग्नीफाई कर लीजिए, कितना भी मैग्नीफाई कर ले, यू कैन नॉट रिजॉल्व बाय एनी फर्दर मैग्नीफिकेशन। कितना भी तुम मैग्नीफाई करोगे, आईपीस ने अगर गड़बड़ कर दी तो फर्दर इमेज अब ये नहीं होंगे। तो अब कोशिश ये रहनी चाहिए कि आईपीस जो है, जो इमेज बनाए वो क्लियरली सेपरेट हो। उसके लिए अल्फ़ा की वैल्यू थीटा मिनिमम से ज़्यादा, मिनिमम से मिनिमम थीटा मिनिमम। अगर गलती से अल्फ़ा थीटा मिनिमम से कम हो गया तो इमेज मिक्स हो जाएंगी। तो आपके जो आईपीस पे बनने वाला मिनिमम एंगल है, ये रेले क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग 1.22 लैम्डा बाई डी आता है। अब अगर आपसे कोई पूछे कि सर एक आईपीस है जो 1 डिग्री वाले को सेपरेटली देख पाता है, और एक आईपीस ऐसा है जो सेटिंग ऐसी बन रही जो आपका 10⁻³ डिग्री को सेपरेटली देख पाता है, तो 1 डिग्री और 10⁻³ डिग्री में कोई पूछे सर किसकी रिजॉल्विंग पावर बेटर होगी, तो आप बोलोगे सर 1 डिग्री वाले से 10⁻³ की रिजॉल्विंग पावर क्या होगी, बेटर होगी, क्योंकि वो छोटे से छोटे एंगल को सेपरेटली देख पा रहा है। तो जितना आपका थीटा मिनिमम कम होगा उतना रिजॉल्विंग पावर बेटर होगी। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बाय डेफिनेशन वाई बाय थीटा मिनिमम और डी डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा लिखते हैं। ठीक, क्लियर। तो रिजॉल्विंग पावर ऑफ इंस्ट्रूमेंट ये दो तरीके से आएगी, ये आपकी किसी आई के लिए भी हो सकती है, और अगर टेलीस्कोप की बात करेंगे तो उसके आईपीस के लिए भी आएगी, ठीक है। और आईपीस ने अगर जो इमेज बना दी, अगर वो रिजॉल्व हो जा रही तो फिर तो आगे बात ही नहीं करनी। अब आप सिंपल से देखो, डायमीटर ऑफ पिपल ऑफ पर्सन, सबको क्लियर है बच्चे की, जो हमारी आंखों का जो पिपल है उसका डायमीटर 4 मिलीमीटर, ऐसा फिक्स नहीं है, ये वैरी करता है, कम ज़्यादा हो सकता है, लाइट के अकॉर्डिंग भी बढ़ता घटता है ना। रोशनी होती है एकदम से तो कम हो जाता है, अंधेरा होता है तो बढ़ जाता है, पर एवरेज मैंने 4 मिलीमीटर मान लिया। ये जो पर्सन है चीज़ों को देखता है और जिस लाइट को यूज़ करता है ऑब्जर्वेशन के लिए, वो लैम्डा 500 नैनोमीटर है। तो अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये दो चीज़ें अगर आती हैं आपके पास, ये आईपीस नहीं आई है ना, ये आपने ऐसे शो किया इस तरीके से। एग्जैक्टली बहुत अच्छी आई तो नहीं बना रहा हूँ यहाँ पर ठीक है, सॉरी, इस तरीके से अगर मैं आई बनाऊँ यहाँ पर, है ना, ये आपने, ठीक। तो अगर मैं पूछूं बच्चे यहाँ पर, तो ये जो आपका लेंस है, ठीक है, इसका एक थीटा मिनिमम होगा। ऑब्वियसली ये थीटा मिनिमम जो होगा कौन डिसाइड करेगा, आई डिसाइड करेगा। थीटा मिनिमम की वैल्यू बच्चे आपने थोड़ी देर पहले लिखी थी, किसके इक्वल आ रही थी बेटा, 1.22 लैम्डा बाई डी, क्लियर। और जहाँ देखा जाए लैम्डा शायद उन्होंने आपको 500 नैनोमीटर दिया, ओके, 10⁻⁹, और डी जो है बच्चे आपको कितना दिए गए, 4 मिलीमीटर, तो 4 × 10⁻⁻3। तो वैल्यू अगर आप लिखोगे तो 5 × 1.2 लिख दीजिए तो आपका 6 आ गया, 6 डिवाइड बाई 4 × 10⁻⁻7 10⁻⁻3 है ना, 10⁻⁻4, ये आंसर बच्चे रेडियन में आएगा। अब ये आंखें जब चीज़ों को देखेंगी तो उनका कहना है कि आप किसको देखते हैं। आपने क्या किया कि दो पॉइंट जो आपके 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे हिल है उसके पीक पर है, तो क्या उनको क्लियरली देख पाएगा, अगर देख पाएगा तो कितने डिस्टेंस पे। तो इस क्वेश्चन को मैंने नीचे कॉपी किया, ये देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किया बेटा आपने, यहाँ पेस्ट कर दीजिए भाई। जो दो पॉइंट लिए हैं बच्चे आपने, वो कितने डिस्टेंस पर हैं आपसे, सर इस तरीके से मान लीजिए आपके पास दो हिल थी, है ना, दो हिल तो नहीं, आप ऐसे मान लो कि दो आपके पॉइंट थे, ठीक है, जो बहुत दूर हैं, किसी हिल पे थे, ठीक है।
और आप इसको अपनी आंखों से देखते हैं, ये वही आंखें जो आपने थोड़ी देर पहले देख बनाई, तो क्या इसके लिए क्या कुछ हमें एंगल मिलेगा? यस सर। ये एंगल बच्चे अच्छे से देखो तो इन दोनों पॉइंट्स को जिनको आप क्लियरली रिजॉल्व कर पा रहे हो उनके बीच की डिस्टेंस x मान ली, ये डिस्टेंस 10 किलोमीटर आ गया आपके पास। तो जो अल्फ़ा आएगा, जो आपकी आंखों पे ये दो पॉइंट्स बनाएंगे, अल्फ़ा की वैल्यू बच्चे बताइए कितनी होगी? तो अल्फ़ा एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, तो अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? x डिवाइड बाई 10। अगर आप इनको क्लियरली देखना चाहते हो तो ये वैल्यू थीटा मिनिमम से बड़ी होनी चाहिए, है ना। एक बार आप इसे लिख दीजिए, तो x बाय 10 किलोमीटर है और थीटा मिनिमम तो डायमेंशनलेस टर्म होगा, तो 6/4 इंटू 10⁻⁻⁴ x इज ग्रेटर देन 6/4 1.5, 10 किलोमीटर इज इटसेल्फ 10 इंटू 10⁻³ एंड 10⁻⁻⁴। तो आप अगर बहुत दूर 10 किलोमीटर के डिस्टेंस पे दो पॉइंट जिनकी डिस्टेंस 1.5 मीटर होगी, उनको भी क्लियरली सेपरेटली देख पा रहे होगे, ठीक। उन्होंने कहा सर ठीक है, आप ये बहुत दूर की रिजॉल्विंग पावर की बात कर रहे थे, अगर यही आप सामने यही पर्सन जिसकी आपने थोड़ी देर पहले बात करी, सब कुछ पीपल का डायमीटर लैम्डा सब कुछ सेम रहता है अगर यहाँ पर, तो आपने कहा ठीक है, हम यहाँ पे दो पॉइंट पिटा लेते हैं यहाँ पर, ओके। और सेकंड पार्ट में आपसे क्या पूछा गया? सही, ये जो दो पॉइंट आप ले रहे हैं यहाँ पर, वो आप सामने वाली वॉल पे ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इफ़ 2 पॉइंट्स आर ऑन द वॉल एट 8 मीटर, तो ये पर्सन बच्चे बैठा हुआ है एक रूम में, या हॉल है, हॉल में एक दीवार है, दीवार इससे कितनी डिस्टेंस पर है? 8 मीटर की दूरी पर है। अगर 8 मीटर की दूरी पे है और दीवार पे दो छोटे छोटे डॉट लगाए हैं, तो क्या इन डॉट्स को क्लियरली देख पाएगा? देखा जाए 8 मीटर की दूरी पर अगर जो दो डॉट्स होंगे उनको क्लियरली सेपरेटली देख पाएगा, तो देखा जाए इस डिस्टेंस को मैं क्या लिख देता हूँ, मान लेता हूँ p है और ये अल्फ़ा आया, तो अल्फ़ा की वैल्यू बच्चे किसके इक्वल हो गए? p/8, एंगल इक्वल टू आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस, p डिवाइड बाई 8। और अल्फ़ा अगर आप क्लियरली देखना चाहते हो तो थीटा मिनिमम से बड़ा होना चाहिए, थीटा मिनिमम की वैल्यू बच्चे 6/4 इंटू 10⁻⁴ होगा, तो p इज ग्रेटर देन 6/8 इंटू 6 इंटू 8 48 डिवाइड बाई 4 12 इंटू 10⁻⁴। ये पर्सन सामने हॉल पे जो दीवार है 8 मीटर की दूरी पे, उससे 1.2 मिलीमीटर के भी डिस्टेंस पे आप देखोगे तो देख पाएगा। क्लियर? तो आप अच्छे से देखिए, जब एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए क्या आप सामने जो चीज़ें हैं उनको देख पाएंगे क्लियरली, तो आप ये देख लीजिए अल्फ़ा आ रहा है वो थीटा मिनिमम से ज़्यादा होना चाहिए। फिर उन्होंने क्वेश्चन दिया कि मान लो यही पर्सन किसको देखता है? अपनी कॉपी पे। आपके पास एक कॉपी रखी हुई है ना, जैसे आप मेरी स्क्रीन पे पढ़ रहे हैं, और ये कॉपी आपने बच्चे रखी है यहाँ पर, ठीक है ना। एक कॉपी ली, इसके दो पार्ट इस तरीके से आ गए। अब आप अपनी आंखें सामने रख के इस कॉपी को पढ़ते हैं, तो अल्फ़ा की वैल्यू, तो आपने इस कॉपी पे छोटे से दो पॉइंट बनाए, मान लेते बेटे पॉइंट कितने के हैं? s डिस्टेंस पर हैं। अल्फ़ा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? s डिवाइड बाय 25 सेंटीमीटर, दैट इज़ 1/4 मीटर, और ये वैल्यू थीटा मिनिमम से बड़ी होनी चाहिए, थीटा मिनिमम से बड़ी होनी चाहिए। थीटा मिनिमम कितना था? 6/4 इंटू 10⁻⁴, तो s की वैल्यू बच्चे 6 डिवाइड बाय 24 इंटू 6 डिवाइड 24 नहीं, 6 डिवाइड बाय, ये 4 ऊपर जाएगा, 6/16 इंटू 10⁻⁻⁴ आता है। क्लियर? तो जितना आप पास आते जाओगे उतना आपका चेंज होता है। लेकिन एक चीज़ पक्की है, जो रिजॉल्विंग पावर है वो चाहे आप हिल पे किसी चीज़ को देख रहे हो, या फिर आप सामने दीवार पे देख रहे हो, या कॉपी में देख रहे हो, इन तीनों केस में रिजॉल्विंग पावर आपकी आई की एक स्पेशल चीज़ है। आप बोलोगे सर इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? तो d डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा। रिजॉल्विंग पावर किस चीज़ पे डिपेंड करेगी? डायमीटर ऑफ अपर्चर पे डिपेंड करेगी। इसलिए आप ध्यान से देखिए, जो अच्छे कैमराज होते हैं, जो DSLR बोले जाते हैं, उनके अपर्चर्स जो होते हैं वो बड़े लेंस होते हैं। उनसे आप कहते हैं सर इससे इमेज बढ़िया आती है, रिजॉल्व होती है, सेपरेटली दिखती है, क्लियरली दिखती है, रेजोल्यूशन अच्छा होता है। और वही आप कितना महंगा मोबाइल ले लीजिए, सो उस पर जो लेंस है वो छोटे अपर्चर का है, तो दोनों में को पूछे रिजॉल्विंग पावर किसकी बेटर होगी? सर जिसका अपर्चर ज़्यादा होगा, है ना। ये बात कैमरा के लिए भी सही है, आई के लिए सही है, और टेलीस्कोप के लिए भी है। टेलीस्कोप में अगर देखा जाए तो क्या कॉन्सेप्ट हुआ बच्चे? आप बहुत दूर पे दो स्टार्स की इमेज देखते हैं ना, बहुत दूर है ना। अब टेलीस्कोप
को आपने देखा फार ऑब्जेक्ट्स के लिए यूज़ किया। अब ये 2 स्टार आपकी आंखों पर कुछ एंगल सबटेंड कर रहे हैं। ये एंगल जो है भाई सीधी सी बात है थीटा मिनिमम से बड़ा होना चाहिए। थीटा मिनिमम की वैल्यू कितनी होती है 1.22 लैम्डा बाई डी। फिर से देखो तो रिजॉल्विंग पावर किससे डिसाइड हो जाएगी, इन्वर्स ऑफ द थीटा मिनिमम। जितना कम से कम थीटा, छोटे से छोटा थीटा तुम सेपरेट कर पाओगे उतनी रिजॉल्विंग पावर तुम्हारी अच्छी मानी जाएगी। तो रिजॉल्विंग पावर आपके टेलीस्कोप की किस पे डिपेंड करती है, डायमीटर ऑफ अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड वेवलेंथ जो लाइट यूज़ करते हैं उसके आगे। अब देखो लैम्डा पे तो आपका कोई जोर नहीं है, जो आप स्टार से लाइट आ रही है उसी को यूज़ करेंगे। आप जो कंट्रोल कर सकते हैं वो क्या है, आपका डायमीटर ऑफ अपर्चर। तो हमेशा ध्यान रखना टेलीस्कोप के केस में रिजॉल्विंग पावर मेनली किस पे डिपेंड करती है, तो आप बोलोगे डायमीटर ऑफ अपर्चर ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक बच्चे ने पूछा भी मेरे से एक बार, सर आईपीस का कोई रोल नहीं है। बस सीधी सी बात है, एक बार अगर ऑब्जेक्टिव ने ही वो एरी डिस्क मिक्स कर दी तो फिर आईपीस के हाथ में कुछ नहीं है। मेन डिपेंडेंस किस पे, ऑब्जेक्टिव क्लियरली सेपरेटली इमेज बनाए तो बात आगे बनेगी। तो बेटर रिजॉल्विंग पावर के लिए डी की वैल्यू आपकी लार्ज होनी चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन दिया गया, एक टेलीस्कोप था, ऐसे मान लो स्पाई टेलीस्कोप जैसा है। उस स्पाई टेलीस्कोप को तुमने अर्थ के ऊपर 550 किलोमीटर की हाइट पे रखा है, समझ रहे हो, अर्थ से ऊपर गए 550 किलोमीटर, 550 किलोमीटर। और जो अपर्चर जो यूज़ कर रहे हो ऑब्जेक्ट 2.4 मीटर, तो एक बड़ा सा टेलीस्कोप 2.4 मीटर के अपर्चर का वो आपने रखा और उससे अर्थ की चीज़ों को देखते हैं। ये जो बच्चे आपने डिस्टेंस ली है ये 550 किलोमीटर्स ली गई है ना। और आपकी आंखों पे एक एंगल आ रहा होगा। अगर मैं पूछूँ ये एंगल कितना होगा तो आप सिंपल बोल दोगे अल्फा इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइड बाय ये x डिवाइड बाय 550, आर्क लेंथ डिवाइड बाय रेडियस जैसा आएगा। तो अल्फा की वैल्यू बच्चे कितनी आ जाएगी, x डिवाइड बाय 550 किलोमीटर, किलोमीटर को 10⁻³ लिख दीजिए तो मीटर में आंसर आ गया। तो x के आंसर भी मीटर में आएंगे। अब ये जो तुमने ऊपर टेलीस्कोप टांगा हुआ है इसका भी तो कोई रिजॉल्विंग पावर होगा। इसका मिनिमम थीटा कितना आएगा, इसका मिनिमम थीटा जो आएगा वो आपको बताया गया, क्या वैल्यू सिखाएगी देखिएगा। मिनिमम थीटा की वैल्यू 1.22 लैम्डा बाई डी, ये 1.22 लैम्डा बाई डी। जो आपने डायमीटर लिया है, शायद टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव का डायमीटर कितना है 2.4 मीटर, ये 2.4 आ गया। जो लाइट आप यूज़ कर रहे हैं इमेज बनाने के लिए वो भी आपको 600 नैनोमीटर दे दी गई, 600 इंटू 10⁻⁹ और 1.22 डन। तो क्या सारी वैल्यूज़ बच्चे आपने प्रॉपर एमकेएस में रखी हैं? यस सर। अब आप चाहते हो कि ये जो 2 छोटे छोटे से नन्हे से पॉइंट हैं, जैसे मान लो 2 कार ऊपर से देख रहे हो टेलीस्कोप से, है ना, 2 छोटे छोटे से पर्सन्स को जो पास से बैठे हैं उनको भी क्या क्लियरली देख पाओगे। तो देखा जाए डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, तो सेपरेटली देखने के लिए, क्लियर रेजोल्यूशन के लिए साफ साफ इमेज मुझे दोनों पॉइंट्स की मिले, क्लियर रेजोल्यूशन के लिए मेरा अल्फ़ा की वैल्यू थीटा मिनिमम से ज़्यादा होनी चाहिए। अल्फ़ा ज्योमेट्री पे डिपेंड करेगा और थीटा मिनिमम आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड करेगा। तो 550 इंटू 10⁻³ ये बड़ा होना चाहिए 1.22 इंटू 600 इंटू 10⁻⁹ डिवाइड बाय 2.4 मीटर। क्लियर। तो आपने कहा ठीक है, x की वैल्यू देखें तो 1.22 इंटू 6 इंटू 10⁻⁷ इंटू 24 इंटू 10⁻⁻1 इंटू 55 इंटू 10⁻³ तो x की वैल्यू बच्चे किससे बड़ी होनी चाहिए देखी जाए। तो नीचे 2.424 आ गया आपके पास, ये 624 कैंसिल हुआ, 4 आ गया। 55 इंटू 1.2 आप इसे लिख दीजिए ऐसे, और 10⁻⁷ इंटू 10⁻³ 10⁻⁴। और बच्चे आपके 55 इंटू ये जो आपने वैल्यू बच्चे लिखी थी यहाँ पे, इसको एक बार फिर से चेक करिए, कहीं पे कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। x की वैल्यू बच्चे क्या आ रही है 1.22 इंटू 6 इंटू 10⁻⁷, ओके सही है। 2.4 इंटू 55 इंटू 10⁻³ तो x की वैल्यू बच्चे 1.22 इंटू 6 इंटू 55, 1.22 इंटू 6 इंटू 55 डिवाइड बाई 2.4 इंटू 10⁻⁴। जब देखा जाए बेटा कि आप इस हाइट पे, इतनी हाइट पे जो टेलीस्कोप है
उससे आप कितनी डिस्टेंस को सेपरेटली देख पाते हो? तो 1.22 इंटू 6 इंटू 55 डिवाइड बाई 2.4, तो ये 168 जैसा कुछ आएगा। तो 168 इंटू 10⁻⁻4, 168 16.8 10⁻³ 16.8 मिलीमीटर। ओके, 16.8 मिलीमीटर का मतलब समझे आप इतनी हाइट से लगभग 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे जो चीज़ें होंगी, आप समझ रहे हैं? ये जो कॉपी पे अगर मैं ऐसे पॉइंट बना दूं तो इतना भी दूर दिख रहा होगा, है ना? तो मान लो आप घड़ी देख रहे हैं और घड़ी के जो 2 पॉइंट है अगर वो देखेंगे तो 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आ रहे हैं, तो आप 550 किलोमीटर की हाइट से आप चाहें तो आप उस घड़ी का टाइम भी देख सकते हैं जो अर्थ पे है। अगर आपने मूवीज़ देखी होंगी तो एक मूवी में ऐसा था कि वो सेटेलाइट से टाइम भी देख सकते थे, है ना? तो ये पॉइंट बिल्कुल सही है। अगला डिस्कशन आता है बच्चे रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप में कहानी थोड़ी सी अलग है। माइक्रोस्कोप में क्या है भाई, जैसे आपने बच्चे ये स्लाइड ली, अब ये स्लाइड आप देखना चाहते हैं। स्लाइड में ऐसा तो है नहीं कि भाई आप जो चीज़ों को देखोगे बड़ी बड़ी है, सर टाइनी हैं, जो उसमें इन्फेक्शन है, वायरस है, बैक्टीरियाज हैं, उनको आप देखना चाहते हो। तो अभी जो आप माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं उसमें कुछ सिंपल से रूल हैं। जो स्लाइड होती है वो आपकी फोकस के पास रखी जाती है। ये स्लाइड बच्चे आपने यहाँ पे रखी है, 2 पॉइंट्स दिख रहे थे। ये लाइट का जो कोण है बच्चे, ये बीटा आ रहा है आपका, ये सेमी वर्टेक्स एंगल बीटा आ गया, और ये F0 है, ठीक है ना? तो जो रिजॉल्विंग पावर होती है उसका मैं सीधे सीधे बच्चे फॉर्मूला आपको बता रहा हूँ। डी मिनिमम, जो आप क्लियरली मिनिमम से मिनिमम, जैसे एक माइक्रोस्कोप है वो 1 माइक्रोमीटर को देख पाता है सेपरेटली, और एक है जो 1 नैनोमीटर को देख पाता है। जितना तुम कम से कम मिनिमम डिस्टेंस को रिजॉल्व कर पाओगे वो तुम्हारे रिजॉल्विंग पावर बढ़िया बताएगा। तुम्हारी एक मिनिमम डिस्टेंस आती है जिनको वो तुम्हारा माइक्रोस्कोप सेपरेटली देख पाता है। जितनी कम से कम डिस्टेंस होगी, जितना छोटी सी डिस्टेंस को देख पाओ तो आरपी बेटर होगा। तो रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू आती है 2 sin बीटा डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा। अब देखो बात ये आती है कि आप बदल क्या सकते हैं इसमें, कैसे आप रिजॉल्विंग पावर बढ़िया कर सकते हैं। तो रिजॉल्विंग पावर बढ़िया करने का तरीका बच्चे आपके पास एक तो ये है कि आप बीटा को कंट्रोल करें। बीटा ध्यान से देखना किससे डिसाइड होगा, फोकस आपको रखना तो फोकस के पास ही है। तो अगर फोकल लेंथ जितनी शॉर्ट ले लीजिए, है ना, जितनी फोकल लेंथ तुम शॉर्ट लोगे, आपने ये ले लिया तो भाई आपका बीटा बढ़ जाएगा। तो आप जितनी फोकल लेंथ शॉर्ट करेंगे, वी कैन चूज हाई वैल्यू ऑफ बीटा बाय लोअर F0। तो एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं कि आपके पास अगर चॉइस हो तो ऑब्जेक्टिव कैसा लेना चाहेंगे, लोअर या लो वैल्यू फोकल लेंथ लेंगे, या लार्ज वैल्यू या हाई वैल्यू लेंगे। तो आप बोलोगे जितना फोकल लेंथ कम होगा उतना अच्छा है, जितना फोकल लेंथ कम होगा उतना मेरा बीटा बेटर होगा। दूसरा बच्चे मैं किसको कर सकता हूँ, लो लैम्डा को लो करूँ। लैम्डा को लो करने का आपके पास तरीका ये कि भाई आप जो लाइट यूज़ करें देखने के लिए वो लोअर वेवलेंथ के लें। जितनी लोअर वेवलेंथ की लाइट यूज़ करोगे उतना आपका लैम्डा बेटर होगा। दो ऑप्शन है, या तो आप ऑब्जेक्टिव जो यूज़ करें उसकी फोकल लेंथ कम हो, या फिर आप लैम्डा कम रखें। लेकिन एक चीज़ और आती है बच्चे, अगर आपने देखा हो तो मैं यहाँ पर जो टेलीस्कोप है यहाँ पे इसके एक बॉक्स जैसा बनाऊँ और यहाँ पे मैं एक लिक्विड, ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल करूँ। ट्रांसपेरेंट लिक्विड फिल करने से क्या होगा, जो रिजॉल्विंग पावर 2 sin बीटा डिवाइड 1.22 थी, लैम्डा थी, वो ट्रांसपेरेंट के चलते आपका लैम्डा डिवाइड बाय एन आ जाएगा। तो एन ऊपर जाएगा और रिजॉल्विंग पावर आपके 2n sin बीटा डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा आएगी। रिजॉल्व पावर बेटर करने का तरीका आपके पास क्लियर है, या तो आप ट्रांसपेरेंट लिक्विड जो यूज़ करें वो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा हो, या फिर आप लोअर फोकल लेंथ यूज़ करके बीटा बनाएं, या फिर आप वेवलेंथ जो यूज़ करें वो लाइट की वेवलेंथ लो होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये रिजॉल्विंग पावर बच्चे आती है। रिजॉल्विंग पावर मुझे जितना याद पड़ रहा है, हमने जब लैब में यूज़ किया था तो हम लोग स्लाइड्स देखते थे, स्लाइड्स को नॉर्मल उससे देखो और उस स्लाइड पे थोड़ी सी ग्लिसरीन डाल दो, तो उन दोनों केस में आपकी जो रिजॉल्विंग पावर होती थी बेटर हो जाती थी, ग्लिसरीन होता था, ठीक है। तो अब एक चीज़ और याद रखिएगा, रिजॉल्विंग पावर जो है बेटा वो 2n sin बीटा डिवाइड 1.22 लैम्डा आता है। यहाँ पे 2n sin बीटा जो है बच्चा आपका न्यूमेरिकल अपर्चर बोला जाता है। रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू न्यूमेरिकल अपर्चर डिवाइड बाय 1.22 लैम्डा, ठीक है। तो
आपको क्लियर है रिजॉल्विंग पावर क्या होती है? स्लाइड्स पे दो छोटे छोटे टाइनी डॉट हैं, जितनी मिनट से यूनिट डिस्टेंस में रिजॉल्व कर पाऊंगा उतनी मेरी रिजॉल्विंग पावर बेटर होगी। रिजॉल्विंग पावर माइन्यूट से माइन्यूट डिटेल को क्लियरली देख पाओ, यही आपकी आरपी होती है। तो सीधी सी बात बच्चे आती है कि अगर यहाँ कोई पूछे कि सर जो आपने रिजॉल्विंग पावर बनाई वो किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है, तो आपको तीन चीज़ें याद रखनी है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो आपका आ रहा है, आपका जो कोन एंगल आ रहा है, और सेकंड बच्चे आपका जो आपने लैम्डा यूज़ किया है ना। जितना वेवलेंथ शॉर्ट रखेंगे उतना आपका रिजॉल्विंग पावर बेटर होगी। मैं आपको बहुत सिंपल सी बात बताऊं तो रिजॉल्विंग पावर जो माइक्रोस्कोप की है वो रेसिप्रोकल हुई मिनिमम सेपरेशन की। अब जो दो पॉइंट जितने तुम क्लियरली देख पाओगे, जैसे एक जो होता है वो कह रहा है सर मैं 1 माइक्रोमीटर को देख पाता हूँ क्लियरली, एक कहता है सर मैं तो 1 नैनोमीटर पे ही देख लेता हूँ, तो सर इसके कंपेरिजन में इसकी रिजॉल्विंग पावर सर ज़्यादा होगी। ठीक है, रिजॉल्विंग पावर बेटा आप कैसे बढ़ा सकते हैं? यू कैन चूज़ हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, आप एन ज़्यादा ले लीजिए, देखिए रिजॉल्विंग पावर की वैल्यू आप एन ज़्यादा ले लीजिए, या फोकल लेंथ लो ले लीजिए, या फिर अगर कोशिश करिए कि लैम्डा। पर प्रॉब्लम बच्चे है कि ज़्यादा आप चेंज नहीं कर सकते हैं, तो लैम्डा एक ऐसी चीज़ है जो अच्छी होती है। वी इन द लैब वी विल सी दैट रिजॉल्विंग पावर ऑफ माइक्रोस्कोप कैन बी डिसाइडेड बाय द लाइट दैट वी यूज टू सी द ऑब्जेक्ट। आप लैम्डा चेंज कर दीजिए, जितना शॉर्ट लैम्डा लेंगे उतना आपको क्लियर रिजॉल्विंग पावर मिलेगी। ओके, तो ये हमने रिजॉल्विंग पावर का डिस्कशन कवर किया। यहाँ पर 3 रिजॉल्विंग पावर बच्चे हमने डिस्कस करी। एक हमने रेले क्राइटेरिया से मिनिमम थीटा की बात करी। मिनिमम थीटा कितना होता है? 1.22 लैम्डा बाई डी। आई के लिए रिजॉल्विंग पावर 1 बाई थीटा होती है, दैट इज ए डिवाइड बाई 1.22 लैम्डा। टेलीस्कोप के लिए भी रिजॉल्विंग पावर ए डिवाइड बाई 1.22 लैम्डा, और माइक्रोस्कोप के लिए भी रिजॉल्विंग पावर न्यूमेरिकल अपर्चर डिवाइड बाय 1.22 न्यूमेरिकल अपर्चर डिवाइड बाय लैम्डा। हाँ, न्यूमेरिकल अपर्चर आपका 2n साइन बीटा आता है, जो कि आपको पता होना चाहिए। ओके।